Dear student, today we will discuss about the most important topic of international politics. Topic name is balance of power. Balance of power is most important topic because the First World War and before the First World War, balance of power is the main objective, main instrument to maintain the peace in international scenario. 1884, 1814 to 1914 era is a golden era of balance of power because no any national international war is conduct this times. तो जब हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वह सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट के रूप में, सबसे मेन हथियार के रूप में, सबसे मेन जो है वह कह सकते हैं कि एक विपन्स के रूप में या फिर सबसे मेन जो है वह एलिमेंट के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पीस प्रोवाइड कराने में या पीस स्टेबल करने में एक सबसे कारगर, सबसे महत्वपूर्ण जो है वह साधन या हथियार है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से विश्व को शांतिपूर्ण स्थिति में बनाए रखने में यह जो है सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। यह क्यों स्टेटस को सपोर्ट करता है, यह जो है यथा स्थिति को समर्थित है, यह जो है हमेशा से एज इट इज जैसा है वैसे की बात करता है, यह जो है हर तरह से बैलेंस बनाने का, हर तरह से संतुलन बनाने का प्रयास का नाम है बैलेंस ऑफ पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच की बात हो तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वह मुख्य एलिमेंट है, मुख्य सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है, जिसके आधार पे शक्ति संतुलन को बनाए रखा जा सकता है या शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वह शक्ति संतुलन जो है वह विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, विश्व व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए, विश्व व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है, एक इम्पॉर्टेंट हथियार के रूप में काम करता है। तो शक्ति संतुलन के आधार इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह कहा माना जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महान साधन माना जाता है। अगर हम पामर पार्किंस की बात करें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल सिद्धांत के रूप में जो है इसकी बात की थी, और जो है जबकि राइट ने इसको एक बेसिक लॉ के रूप में या फिर कह सकते हैं कि एक मौलिक कानून के रूप में इसकी संज्ञा दी। तो शक्ति संतुलन की मूल बात यह होती है, इसका जो कहा जा सकता है कि इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि शक्ति जो है वह ऐसे बटी रहे। शक्ति को जब सेंट्रलाइज किया जाएगा, जब भी पावर सेंट्रलाइज होगा, पावर जब भी एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगा तो वह जो है बैलेंस अनबैलेंस कर देगा वर्ल्ड को, जो है पूरी तरह से तितर बितर, या फिर यह कह लीजिए कि यह जो बैलेंस का जो बैलेंस की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से सही ढंग से स्थापित नहीं हो सकती। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वह शक्ति संतुलन को बनाए रखना, शक्ति संतुलन को बनाए रखता है, और यह जो है चाहता है कि जो शक्ति है, जो पावर है, वह ऐसे डिवाइड हो, ऐसे बटे कि कहीं भी एक जगह पावर सेंट्रलाइज ना हो और हर कंट्रीज दूसरी कंट्री के पावर को बैलेंस करे, हर कंट्री दूसरी कंट्री के पावर को कंट्रोल करे। तो शक्ति संतुलन के बारे में अगर हम बात करें तो शक्ति संतुलन के माध्यम से इंटरनेशनल पीस को जो है वो प्रमोट किया जाता है, इंटरनेशनल पीस को जो है वो स्टेबल किया जाता है, और हर संभव कोशिश की जाती है कि यह जो बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, यह मेंटेन रहे। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के मेंटेन होने से यथा स्थिति बनी रहती है, और कोई भी जो कंट्री है, कोई भी देश है, वह किसी भी देश की शक्ति को इतना न बढ़ने दे या इतना आगे न जाने दे, या इस तरह से न उसको उसकी शक्ति को बढ़ने दे कि वो जो है वह विश्व के लिए खतरा बन जाए या विश्व के लिए एक संकट उत्पन्न कर दे। तो शक्ति, जैसे अगर हम बात करें तो शक्ति संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है, जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यह 15 सेंचुरी में जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है यह प्रचलित है, और इसको जो है कहा जा सकता है कि यह इसको बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो है यह बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि एक राज्य या फिर राज्यों का समूह जो होता है, एक राज्य, वो सिंगल एक स्टेट हो सकता है या फिर राज्यों का समूह हो सकता है, वह करते क्या है कि वो अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं कि वह दूसरे की जो बढ़ी हुई शक्ति है उसके आधार के उसके समकक्ष आ जाए या उसके पैरेलल आ जाए।
तो इसमें होता बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि कहीं भी पावर को इस तरह से सेंट्रलाइज ना होने दे, पावर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर पावर को ऐसे मेंटेन किया जाए कि अगर कोई एक शक्तिशाली है तो उसके साथ जो है हम अपनी शक्ति का को इस तरह से बढ़ा ले कि उसके साथ हम अपनी शक्ति को उसके पैरेलल ले जाके खड़ा कर दे, उसके समकक्ष ले जाके खड़ा कर दे और हमारी जो शक्ति है हमारी शक्ति उसके बराबर हो जाए। एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पीस को प्रमोट करता है और पीस को बनाए रखने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए जो है वह बैलेंस ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या एक इंपॉर्टेंट हथियार के रूप में काम करता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं या तर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो है यह एक सरल प्रक्रिया भी है, एक इजी वे भी है और एक कठिन भी है, क्योंकि यह दोनों एक जटिल भी है और सरल भी है। तो अगर हम बात करें सरल प्रक्रिया की या साधारण प्रक्रिया की, अगर हम साधारण शक्ति संतुलन की बात करते हैं या यह कह सकते हैं कि इजी शक्ति संतुलन की बात करते हैं या सिंपल शक्ति संतुलन की या बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो है, और जब पावर के बैलेंस की बात होती है तब वो साधारण या इजी बैलेंस ऑफ पावर के रूप में उसको जाना जाता है। लेकिन जो टफ बैलेंस ऑफ पावर है या फिर यह कह लो जो कठिन बैलेंस ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है किसी दो जो सम्मिलित जितने भी समुदाय या जितने भी राष्ट्रीय ग्रुप्स की बात जब होती है, जो ग्रुप्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है बैलेंस, तो वह एक कठिन जो है या फिर एक जो है कहा जा सकता है कि एक जो है कठिन बैलेंस ऑफ पावर की वो बात होने लगती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर का, तो बैलेंस ऑफ पावर का जो एरा है अगर माने तो बैलेंस ऑफ पावर प्रेजेंट टाइम में भी वर्तमान है और बैलेंस ऑफ पावर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बैलेंस ऑफ पावर के एरा को जो है वो गोल्डन एरा के रूप में माना जाता था, क्योंकि 1814 से लेके 1914 तक, 1814 से लेके 1914 तक विश्व में कहीं भी किसी तरह का कोई एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ था। जो भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते थे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते थे वह जो है वह आपस में बातचीत करके, आपस में जो है समझौते करके, आपस में बैठक करके, इन समझौतों के आधार पे जो है या बातचीत के आधार पे इसको खत्म कर लिया जाता था, क्योंकि वह जो एरा था वो डेवलपमेंट का एरा था और जब तक बैलेंस ऑफ पावर है तब तक जो है वो डेवलपमेंट आसानी से दिखाई भी देता है और हो भी जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब नेशनल इंटरेस्ट देखा तो उसमें देखा कि हर नेशन जो है अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहता है, एक अपने आर्थिक विकास के लिए जो है एक शांतिपूर्ण माहौल चाहता है, शांतिपूर्ण वातावरण चाहता है। वो चाहता है कि वर्ल्ड जो है वो पीसफुली रन हो, वर्ल्ड जो है उस वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर हो, जो माहौल हो, जो सिचुएशन हो पीसफुल हो, पीस को प्रोटेक्ट करने वाली हो, पीस को जो है स्टेबल करने वाली हो। तो बैलेंस ऑफ पावर के बिना आप पीस की कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने बैलेंस ऑफ पावर के बिना जो है वो पीस को कंट्रोल, पीस को जो है स्टेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पावर को सेंट्रलाइज होने से रोकने का एक माध्यम है और इसको कई तरीके से यूज किया जाता है। जैसे बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए कभी दो देशों के बीच आपस में शक्ति संतुलन बनाने के लिए एक जो आर्मामेंट की होड़ होती है उसको खत्म किया जाता है या फिर डिसआर्मामेंट करके किया जाता है। तो कई सारे इसके तत्व हैं जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर में जो है सबसे मेन चीज क्या है कि अब मार्गेनथाउ कहता है कि इसमें जो है प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक नेशन जो है, जितने भी नेशन होते हैं वो सब जो है क्यू स्टेटस या फिर यह कह लो कि यथा स्थिति को बनाए रखने के पक्षधर होते हैं। इसमें जो है यथा स्थिति की बात होती है कि या तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, या तो अगर आपने अपने आप को अपने नेशन की जो है को अधिक पावरफुल बनाने के लिए, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, अधिक शक्ति प्राप्त करने की अगर आप सोच रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो इसमें जो है क्या कहा जाता है, इसमें दूसरा पक्ष भी या दूसरा देश भी उसके देख के या उसके समकक्ष अपने शक्ति को क्या करता है बनाने की, या उसके पैरेलल अपने आप को खड़ा करने की, उसके पैरेलल अपने आप को ले जाने का प्रयास करता है, जिससे होता है क्या है कि शक्ति संतुलन स्थापित होता है, शक्ति संतुलन जो है वह बना रहता है। क्योंकि शक्ति संतुलन को बनाए बिना, शक्ति संतुलन को स्थापित किए बिना जो है कहीं भी शांति की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि शांति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर, पीस स्टेबल करने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए जो एक महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट है, महत्वपूर्ण एक तत्व है। और यह जो है यह कहा जा सकता है कि यह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर बैलेंस ऑफ पावर है तो पीसफुली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, अगर नहीं है तो फिर
जो है वो बैलेंस ऑफ पावर कहा जा सकता है कि अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि वार जो है वह कंडक्ट हो सकता है या फिर वार जो है वार की सिचुएशन आ सकती है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की, तो बैलेंस ऑफ पावर के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि इसमें जो है जो सबसे मेन जो चीज हमें दिखाई देती है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे मेन चीज दिखाई देती है कि यह जो है शक्ति संबंधों को की में किसी प्रकार के संतुलन को दर्शाता है, और यह हमेशा से निरंतर जो है यह चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तनशील होता रहता है, क्योंकि यह कभी भी अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी होता है। मतलब ये नहीं है कि परमानेंट रहेगा, क्योंकि परमानेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसमें जो है ये भी होता है कि बैलेंस ऑफ पावर में जो कहा जा सकता है कि यह जो है कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं या फिर मेजॉरिटी जो पीपल्स हैं या जो लीडर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके एक्टिविटीज या उनके जो है इंटरफेरेंस पे भी निर्भर करता है कि वह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके बाद यह जो है हमेशा जो है वह स्टेटस क्यू के फेवर में होता है या हमेशा यथा स्थिति के पक्षधर में रहता है। और शायद जो है सबसे मेन चीज क्या है कि यह जो है वह शक्ति का जो वास्तविक संतुलन है वह हमें कभी शायद ही कभी देखने को मिलता है, शायद ही कभी हमारे सामने आता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है एक्चुअल में वो शायद ही कभी हमें दिखाई दे सकता है या दिखाई देता है। क्योंकि जो ही वार कंडक्ट होगा, जो ही युद्ध होगा, यह ऑटोमेटिक जो है बैलेंस ऑफ पावर का एरा टाइम खत्म हो जाता है, बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो जाता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के फेल होने के साथ ही जो है डायरेक्ट वार कंडक्ट हो जाता है, प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो बड़े एक्टर होते हैं, जितने भी बड़े कंट्री हैं, जितने भी बड़े देश हैं, वह इसमें जो है मुख्य एक्टर के रूप में होते हैं। और जो छोटी कंट्रीज हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो छोटे छोटे स्टेट हैं, वह जो है इसमें कह सकते हैं ऑडियंस के रूप में या दर्शक दीर्घा के रूप में या दर्शक के रूप में जो है इस खेल में शामिल होती हैं या खेल का शिकार हो जाती हैं। और इसमें जो है इसमें होता क्या है कि जो कह सकते हैं कि जो बहुत सारे राज्य जो है, राज्यों की जो बहुलता है, बहुत सारे ज्यादा मल्टीसिपैलिटी जो स्टेट है, वह जो है कहा जा सकता है कि युद्ध में किसी को भी खत्म कर सकते हैं या फिर किसी को भी मतलब बर्बाद कर सकते हैं। और जो बैलेंस ऑफ पावर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सुरक्षा होता है और शांति होता है। बैलेंस ऑफ पावर सिर्फ दो ही उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, या बैलेंस ऑफ पावर का जो दो मुख्य उद्देश्य डिसाइड किया गया है, वो जो दो मुख्य उद्देश्य हैं वह सुरक्षा और शांति है। इन सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही, इन सुरक्षा और शांति के द्वारा ही बैलेंस ऑफ पावर को, बीओपी को जो है वह कंट्रोल किया जाता है या बनाया जाता है। और इसका जो बैलेंस ऑफ पावर का जो आधार होता है वह राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्रीय हितों के आधार पे ही यह जो है क्या करता है, यह अपना काम करता है। राष्ट्रीय हितों के आधार पे ही बैलेंस ऑफ पावर एक्टिव होता है या यह काम करता है। यह शांति का जो है, बैलेंस ऑफ पावर शांति का साधन नहीं है, ठीक, बल्कि यह अगर माना जाए कि यह जो है संतुलन को हासिल करने का, शांति को बनाए या कह ले बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने का जो है एक माध्यम है, जो यह स्वीकार करता है कि युद्ध भी एक शाश्वत सत्य है। और जो ही बैलेंस ऑफ पावर फेल होगा, जो ही बैलेंस ऑफ पावर फेल होगा, जो है वह कहा जा सकता है कि एक डायरेक्ट वार कंडक्ट हो जाएगा। और यह जो डायरेक्ट वार कंडक्ट होते ही जो है वह बैलेंस ऑफ पावर का टाइम खत्म हो जाता है और बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से शांति को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है या शांति की स्थापना होती है। अब हम जब बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा जो है हम शांति की स्थापना की बात करते हैं, तो अगर शांति स्थापना की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड हमें पता है वह है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है पे ऑफ या क्षतिपूर्ति। तो सबसे पहले जो है कोई भी देश, कोई भी कंट्री जो है वह अपने जैसे होता है क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करने के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति जो है एक मीन्स या साधन हो सकता है या एक तरीका हो सकता है। जिसमें होता क्या है कि अगर हमें किसी भी चीज पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी चीज को पे अगर कोई किसी तरह का विवाद है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी पूर्ति कर देंगे और युद्ध होने से रोक सकते हैं। जैसे अगर किसी ने किसी की हानि पहुंचा दी, किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो उस नुकसान की भरपाई जो है
वह कंपनसेशन से या क्षतिपूर्ति के माध्यम से करके हम क्या कर सकते हैं, उस स्थिति को जो है वह रोक सकते हैं या संभाल सकते हैं। दूसरा जो है अलायंस बना के कर सकते हैं। अगर हम, होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा शक्तिशाली देश है, पावरफुल कंट्री है, वह अपने शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है वह उसका ग्रोथ कर रही है, उसका डेवलपमेंट कर रही है, वह अपने पावर को रोज ज्यादा से ज्यादा तरह से इंक्रीज कर रही है। तो उसको जो है अलायंस के माध्यम से या ट्रीटी के माध्यम से या समझौते के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मैत्री संधियों के द्वारा, या फिर जो है हम अलायंस बना के उसके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं या पावर को रोक सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक राष्ट्र जो है वह अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली बनने के लिए या अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली बना लेता है और उसकी शक्ति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है एक अलायंस के माध्यम से, एक समझौते के माध्यम से, या कह सकते हैं कि ट्रीटी के माध्यम से हम उस अपने पावर को जो है वह इंक्रीज कर सकते हैं और उस अलायंस के माध्यम से हम उस सामने वाले के पावर को बैलेंस कर सकते हैं या उसके कम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह जो अलायंस है यह भी बैलेंस ऑफ पावर का एक मेथड हो सकता है, बैलेंस ऑफ पावर का एक साधन हो सकता है। और इसको जो है हमने द्वितीय विश्व युद्ध में देखा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यह चीजें सामने आई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हमने देखा था कि जो अलायंस है, ट्रीटीज हैं, उनके माध्यम से जो है पावर को बैलेंस करने की कोशिश की गई और बैलेंस ऑफ पावर जो है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन का मतलब यह है कि हम जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हस्तक्षेप की नीति हमेशा जो है वह पावरफुल स्टेट द्वारा ही उठाई जाती है, क्योंकि कोई भी छोटा स्टेट, अगर मान लीजिए अगर हम बात करें तो कभी भी नेपाल अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका जो है नेपाल में हस्तक्षेप करता है। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वह मैक्सिमम देशों में इंटरफियर करता है, जैसे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो एग्जाम्पल के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो वह जो है अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को आगे लाने के लिए, और यह जो है बड़े बड़े राज्यों द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, अपने शक्ति का प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति को इंक्रीज करने के लिए, यह जो हस्तक्षेप की जो पॉलिसी है, यह जो कह सकते हैं कि यह जो इंटरफियरेंस की पॉलिसी है, यह बड़े राज्यों द्वारा, या इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है, यह बड़े राज्यों द्वारा या बड़े देशों द्वारा ही यूज की जाती है और इसके द्वारा वह अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके ठीक विपरीत जो नॉन इंटरफेरेंस है या फिर नॉन इंटरवेंशन है, इसके द्वारा जो है छोटे राज्यों द्वारा, छोटे देशों द्वारा अपनाई जाने वाली पॉलिसी है, जिसमें छोटे देश इस पॉलिसी को अपना करके अपने आप को तटस्थ रखते हैं, अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं और किसी तरह के किसी विवाद में पड़ने से अपने आप को बचाते हैं। जिसको हम यह देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर की एरा में जो नैम गुटनिरपेक्ष देश थे, जो नैम कंट्रीज थी, उन लोगों ने यही कॉन्सेप्ट अपना के, यही बैलेंस ऑफ पावर को अपना के उन्होंने अपने आप को तटस्थ रखा था, अपने आप को अलग किया हुआ था। और इस स्थिति के कारण, इसी के कारण जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शीत युद्ध की इतनी भयावह स्थिति के होने के बाद भी बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट रहा, बैलेंस ऑफ पावर बना रहा और कोई भी डायरेक्ट वॉर कंडक्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर गुट निरपेक्ष देश, अगर नैम जो सपोर्टर कंट्रीज थी, अगर वह किसी भी गुट में शामिल हो जाती या अगर वह इंटरफेरेंस में शामिल हो जाती या फिर वह कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करती, तो नो डाउट कि वह बैलेंस ऑफ पावर फेल हो सकता था। तो यह जो है एक कहा जा सकता है कि यह हस्तक्षेप या अहस्तक्षेप की जो पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर को कंट्रोल करने में, बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने में एक साधन के रूप में, एक मेथड के रूप में यूज होती है। जो अगला टॉपिक है डिवाइड एंड रूल का, कि फूट डालो और राज करो। यह जो है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं, जितने भी सुपर पावर्स हैं, वह इस पॉलिसी को यूज करते हैं। क्योंकि वह क्या करते हैं कि दो विरोधी जो गुट्स होते हैं, जो दो विरोधी गुट है या दो विरोधी कंट्रीज है, उनको आपस में लड़ा के ही बैलेंस को बनाए रखते हैं। वह चाहते हैं कि अगर वह आपस में युद्ध में लगे रहेंगे तो इस तरह से पावर बैलेंस रहेगा और वह अपने पावर को दिन पर दिन इंक्रीज करने में लगे रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यह अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को प्रिजर्व करने का भी एक जो है वह एक माध्यम है।
वह अपने आप को अपने सत्ता को बनाए रखने का भी एक माध्यम है कि अगर आपस में लोग लड़ते रहेंगे, आपस में लोग एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, तो हमारी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। तो यह बड़ी शक्तियां जो हैं अपने शक्ति को, अपने पावर को बनाए रखने के लिए, अपने शक्ति को मेंटेन रखने के लिए, अपने शक्ति को स्थापित बनाए करने के लिए जो है यह सारी चीजें करती हैं। उसके बाद हम बात करें तो बफर स्टेट जोन की, बफर स्टेट या जोन की अगर हम बात करें तो बफर स्टेट का मतलब है एक ऐसा मध्यवर्ती राज्य या मिडिल स्टेट जो है दो बड़े राज्यों के बीच में स्थित होता है। यह दो बड़े राज्यों के बीच में स्थित होने का बेनिफिट क्या है कि यह जो है दोनों स्टेट व दोनों जो बड़े शक्तिशाली देश हैं उनके जो है पावर को कंट्रोल करता है, उनके शक्ति को संतुलित करता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में था। फिर जब हम अमेरिका की, चाइना और भारत की बात करते हैं तो चाइना और भारत में, चीन और भारत में भूटान और नेपाल जो है वह बफर स्टेट के रूप में है। तो बफर स्टेट का मतलब यह होता है कि दो बड़े देशों के बीच, दो शक्तिशाली देशों के बीच वह स्थित होता है और दोनों के पावर को बैलेंस करता है। जैसे अगर मान लीजिए इसका बेनिफिट क्या है कि अगर भारत को डायरेक्ट चाइना पे आक्रमण करना हो तो अगर वह चाइना की बाउंड्री जहां मिल रही है उसको तो हम अगर नहीं मान सकते, क्योंकि वह जो है वो डायरेक्ट वार वहां हो सकता है। लेकिन अगर हमें अगर बाकी कहीं करना होगा तो हमें पहले नेपाल को पार करके चाइना के पास जाना होगा या फिर भूटान को पार करके चाइना के पास जाना होगा। जैसे अगर तिब्बत था तो तिब्बत इन दोनों देशों के बीच में बफर स्टेट के रूप में था, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में तिब्बत था। और तिब्बत जो है अगर अगर तिब्बत का अस्तित्व अभी भी रहता तो तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में होता और तिब्बत को, चाइना को अगर भारत पे आक्रमण करना है तब भी उसे तिब्बत को पार करके आक्रमण करना होता, और अगर भारत को चाइना पे आक्रमण करना है तो भारत को भी तिब्बत को पार करके ही क्या करना होता, आक्रमण करना होता। तो इस तरह जो बफर स्टेट है, इस तरह से जो मध्यवर्ती राज्य है वह दोनों ही देशों के, दोनों ही बड़े देशों के शक्ति को संतुलित करता है। और यह जो है, जैसे अगर हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पोलैंड जो है वह रूस और जर्मनी के बीच मध्यवर्ती या बफर स्टेट के रूप में था और यह दोनों ही देशों के पावर को कंट्रोल करता था, क्योंकि जर्मनी को रूस तक पहुंचना है तो पोलैंड होके जाना पड़ेगा और रूस को जर्मनी तक पहुंचना है तो पोलैंड होके जाना पड़ेगा। तो यह जो पोलैंड है या फिर यह जो बफर स्टेट है, यह दोनों बड़े देशों के पावर को कंट्रोल करता है और उसकी शक्ति को नियंत्रित करता है। तो बैलेंस ऑफ पावर के मेथड के रूप में हम देख सकते हैं कि बफर स्टेट भी बैलेंस ऑफ पावर का एक इंपॉर्टेंट मेथड है, एक इंपॉर्टेंट जो है वह साधन है और इसके द्वारा शक्ति को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा शक्ति को जो है शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और कई बार कई जगहों पे हमें यह देखने को मिलता है कि यह बफर स्टेट जो है वो शक्ति संतुलन के लिए एक कारगर हथियार, एक कारगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो साबित हुआ है और अब होता भी रहेगा। अगला जो अगर हम टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक जो है हमारा वह बैलेंस ऑफ पावर के मेथड के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वह है आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट का मतलब यह है कि आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट से तात्पर्य है कि बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखने के लिए जो पावर है, जो नेशन है वह जो है अपने यहाँ आर्मामेंट को प्रमोट करते हैं और वह ज्यादा से ज्यादा वेपन्स, ज्यादा से ज्यादा आर्म्स जो है वो कलेक्ट करने में लगे रहते हैं और जिसके कारण जिससे वह अपने पड़ोसी या अपने जो दुश्मन है या अपना उनका जो विरोधी गुट है उस पे वह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और उसके इसी आर्मामेंट की प्रक्रिया से प्रभावित होकर वह जो दूसरा पक्ष है वह भी अपने यहाँ आर्मामेंट की होड़ में शामिल हो जाता है। तो आर्मामेंट का मतलब है कि एक देश एक देश है, अगर कोई भी देश अपने यहाँ जो है आर्मामेंट की प्रक्रिया में शामिल हो चुका है या वो ज्यादा से ज्यादा अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो आर्मामेंट में खत्म करता है या लगाता है, वह सोचता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आर्मामेंट करके या फिर ज्यादा से ज्यादा शस्त्रों का निर्माण करके, शस्त्रों को खरीद के वह जो है वह पावर को अपने यहाँ इंक्रीज कर लेगा। तो इसके ठीक अपोजिट जो इसके विपक्षी टीम है या फिर इसका जो विरोधी गुट है या उसका जो विरोधी है वह भी अपने आर्मामेंट की इस होड़ में शामिल होता है और ज्यादा से ज्यादा हथियारों को संचय करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जो है वह एक पक्ष चाहता है कि वह अपने यहाँ आर्मामेंट के माध्यम से उस पे जो है अपने विपक्षी देश पे या विपक्षी पार्टी पे या विपक्षी गुट पे जो है वह एक तरह का प्रेशर क्रिएट करे कि उसके पास हथियारों का जखीरा है, हथियारों की
होड़ लगी है, जिसको हम शीत कोल्ड वार के देख सकते हैं। ये कोल्ड वार में अमेरिका और रूस के बीच इसी तरह आर्मामेंट की होड़ लगी हुई थी, एक रेस लगी हुई थी, एक कंपटीशन लगा हुआ था कि कौन सबसे ज्यादा जो है आर्म्स जो है वो रिजर्व कर लेता है, कौन अपने आर्म्स स्टोर को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, कौन कितने कारगर हथियारों का प्रयोग करता है और कारगर हथियारों का निर्माण करता है। और इसी के ठीक साथ साथ जो है अगर जब जब एक प्रक्रिया एक समय के बाद जब आर्मामेंट अपने जो है पीक पे चला जाता है और जब यह लगता है कि अब जो है आर्मामेंट की आवश्यकता नहीं है, अब हमें हथियारों की इस होड़ से आगे निकलना चाहिए, अब हमें हथियारों की होड़ से जो है दूर होना चाहिए, तो तब जो है वह डिसआर्मामेंट की बात आती है। फिर जो है अब जो है वह हथियारों की होड़ खत्म होती है और फिर हथियारों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको भी हम दोनों महाशक्तियों के बीच, रूस और अमेरिका के बीच साल्ट वन साल्ट टू स्टार्ट वन स्टार्ट टू के जो है जो संधियां हुई थी, जो ट्रीटीज हुई थी, उसको देख के हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट जो है वह कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक कारगर मेथड या साधन जो है हो सकते हैं या उसके यूज में होते हैं। उसके बाद जो है अगले हम अगर टॉपिक पे बात करें, अगले अगर हम अगर जो मेथड पे बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो है अगला जो टॉपिक है वह हमारे जो बैलेंस ऑफ पावर के साधन के रूप में या मेथड के रूप में यूज होता है वह बैलेंसर है। हम बैलेंसर की जब बात करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट में जब बैलेंसर का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया तो हम बैलेंसर को सही ढंग से समझने के लिए शीत युद्ध के बाद या कोल्ड वार के एरा में जो है हम जो थर्ड वर्ल्ड थे या तीसरी दुनिया के देश थे उनको एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड जो है या फिर नैम जो समर्थित कंट्रीज थी या जो नैम को के सपोर्टर देश थे, उनको हम बैलेंसर की भूमिका में देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि दो पक्ष जो होता है वो आमने सामने होता है, दो पक्ष आमने सामने है, लेकिन एक ऐसा पक्ष होता है, एक तीसरा पक्ष जो होता है वह एक बैलेंसर की भूमिका में होता है, वह किसी के पक्ष में शामिल नहीं होता, जबकि वो तीसरे पक्ष के रूप में बैलेंस बनाने का काम करता है। तो बैलेंसर का भी रोल बैलेंस ऑफ पावर के क्रिएशन में, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल देता है, और बैलेंसर के माध्यम से भी जो है वह बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने वाले साधन है, माध्यम है, वह कहीं ना कहीं हर स्टेप पे हर जगह कारगर है और सबने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखाया है बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए। हालांकि हम अगर डीपली एनालाइज करेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जगहों पे या बहुत सारे समय जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो फेल भी हुआ है। बैलेंस ऑफ पावर के फेल हो जाने के कारण जो है वो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर का जो कहा जा सकता है कि जो रोल है, उसने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वह निभाया है। और बैलेंस ऑफ पावर के कारण ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अब तक जो है वह किसी तरह का कोई एक बड़ा युद्ध या इंटरनेशनल लेवल का जो वार है या वर्ल्ड वार थर्ड है वह कंडक्ट नहीं हो पाया। तो बैलेंस ऑफ पावर के जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव था वह ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता हुआ दिखाई देता है। अब अगर हम मेरिट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर के जो मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, इसके मेरिट की बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वह बैलेंस ऑफ पावर की जो सबसे बड़ी मेरिट्स है वो यह है कि यह किसी भी या हमेशा से दो राष्ट्रों के बीच युद्ध की स्थिति को बनाए रखने में, स्थिति को बनने से रोकने का काम करता है। उसके बाद यह उनमें समायोजन कराता है, उनमें कोऑपरेशन की भावना जागृत करता है। फिर जो है यह राज्यों की बहुलता को भी सुनिश्चित करता है। फिर जो है यह छोटे जो राज्य हैं उनको स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि अगर वह जो है हम जो है आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी स्वतंत्रता स्थायी रहेगी, परमानेंट रहेगी, उसके साथ किसी तरह का कोई भी मिसबिहेव नहीं होगा। उसके बाद जो है यह युद्ध को रोकने का, युद्ध को खत्म करने का, युद्ध को जो है वह डिस्करेज करने का हर संभव कोशिश करता है और ये प्रयास करता है कि कभी भी युद्ध जो है वह कंडक्ट ना हो, वार कंडक्ट ना हो। उसके बाद इंपीरियलिज्म को भी चेक करता है, उसकी जांच करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इंपीरियलिज्म जो है वह यूज किया जाए, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद वह शांति के आधार पे इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करने की बात करता है, शांति के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या संबंधों के निर्वहन की बात करता है। वह यह बढ़ाने की कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वह कोऑपरेशन बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है
वह पीस बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता करे। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर की जो मेरिट्स हैं वह बहुत सारी हैं कि वह जो है छोटे राज्यों की स्वतंत्रता को भी की भी गारंटी देता है, वह जो है वह वार को हतोत्साहित करता है, वार को होने से रोकता है, वार को जो है वह हर संभव कोशिश करता है कि डायरेक्ट वार जो है वह कंडक्ट न होने पाए। इसी के साथ ही साथ वह जो है राज्यों की बहुलता की भी बात करता है, उसका भी पक्षधर है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वह बहुत सारे ऐसे मेरिट्स जो हमें दिखाई देते हैं वह बैलेंस ऑफ पावर में हमें दिखाई। अगर बैलेंस ऑफ पावर के मेरिट के बाद हम उसकी डिमेरिट पे बात करें, अगर उसकी डिमेरिट की हम चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वह कभी भी शांति को सुनिश्चित नहीं करता। वह यह नहीं करता कि हम इंश्योर नहीं करता कि पीस जो है वह स्टेबल रहेगी, पीस जो है परमानेंट रहेगी। वह हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के नाम पे बहुत सारे ऐसे वार कंडक्ट हुए और युद्ध जो है वह हुए कि हम सुरक्षा को क्या करते हैं, बनाए रखना चाहते हैं या बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखना चाहते हैं। उसके बाद जो है वह मानता है कि जो इसका मेथड है वह बहुत ही कह सकते हैं संकीर्ण है, नैरो है, कि इस जो है नैरो आधार पे बात करता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक कारकों का कोई भी महत्व नहीं होता। ठीक, उसके बाद यह जो है यह कहता है कि जो राज्य है वह राज्यों की संख्या समानता के आधार पे, या फिर हम समानता को जो स्टेबल करते हैं, हम इक्वालिटी को स्टेबल कर रहे हैं, यह जो है यह एक भ्रम है, एक मिथ है और यह वास्तव में दिखाई नहीं देती, वास्तव में समझ में नहीं आता। उसके बाद जो है यह इच्छाओं के अगर मान लीजिए अगर किसी भी राष्ट्र की इच्छा है कि हमें इसके साथ नहीं रहना है तो वह उसको स्वतंत्रता नहीं देता। और सबसे मेन चीज क्या है कि यह जो है अनसर्टेन होता है, यह जो है पूरी तरह से अनिश्चित है, यह श्योर नहीं है, यह श्योरिटी नहीं देता, यह अनिश्चितता की का भाव देता है और यह बताने की कोशिश करता है कि सारे लोग जो है वह इक्वल होते हुए भी इक्वल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों पे हम इसको जो है फेल होता देखते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि यह जो है फेल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके रिलेवेंस की बात करें, अगर बैलेंस ऑफ पावर के रिलेवेंस की हम बात करते हैं, तो हमें दिखाई देता है, हमें देखने को मिलता है कि बैलेंस ऑफ पावर का नो डाउट जो है उस एक जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। एक जो है वह बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा साधन है जो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पावर प्रासंगिक नहीं रहता तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार कंडक्ट हो सकता था, क्योंकि शीत युद्ध जब अपने पीक पे था, शीत युद्ध जब अपनी पराकाष्ठा पे था, शीत युद्ध जो है जब अपने सर्वोच्च उसमें था, स्थिति में था, तब जो है तब भी बैलेंस ऑफ पावर ही वो साधन है, वो माध्यम है जिसने जो है डायरेक्ट वार को कंडक्ट होने से रोका। इसने बैलेंस बनाने को, इसने वर्ल्ड विश्व को एक बैलेंस बना के रखा, देशों के बीच में बैलेंस बना के रखा। और इस तरह से अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण साधन, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थापित हुआ। आशा करता हूं, थैंक यू, कि आप लोगों को समझ में आया होगा बैलेंस ऑफ पावर। हालांकि नेशनल पावर में भी मैंने बैलेंस ऑफ पावर आपको समझाया है, और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समझ में आया होगा। और अगर कोई, थैंक यू।